बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक ख़बर, बहुत अहम ख़बर है, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल्स उस ख़बर को नहीं दे रहे। वो ख़बर हमें वेबसाइट्स पर मिल रही है, अखबारात में मिल रही है, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स उस ख़बर को नहीं दे रहे। वजह क्या है, अभी इसकी बात करेंगे। ख़बर क्या है, अभी इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, और ख़बर की वजह क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। दिलचस्प मामला है। इमरान रियाज खान, मखदूम शहाब, इनके साथ क्या हुआ है, इसकी भी वीडियो में बात करेंगे। और अता तारड़ साहब हमें वायरल नज़र आ रहे हैं, क्यों, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ आता है ऑल, वहीं ज़रा क्लिक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले एक तस्वीर की बात, जो इद्दत का केस है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन अभी बार बार हम फरार देख रहे हैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन का। रिजवान अब्बासी साहब फिर अदालत में मौजूद नहीं है, लेकिन एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है रऊफ हसन साहब की, उनके सामने इमरान रियाज खान की, जिनके साथ सिद्दीक जान खड़े हुए हैं। रऊफ हसन साहब जो हैं वो इमरान रियाज खान से जब मिलने आए हैं तो सैल्यूट कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब इमरान रियाज खान को सैल्यूट कर रहे हैं। एक शख्स जिसके चेहरे पर यहाँ से यहाँ तक कट लगा है, उस पर कातिलाना हमला हुआ है, और बहुत सीरियस कातिलाना हमला हुआ उस शख्स पर। वो एक और शख्स को जो जुल्म सह कर आया, जो 4 महीने से जायद गायब रहा, उन 4 महीने से जायद गायब रहने के अरसे में उसके साथ क्या हुआ, आपने कहानियाँ बाज़ जगहों पर सुननी है। मैं 2 बार का उन समातों का ऐनी शाहिद हूँ। वो कहानियाँ पूरी तरह से आपके सामने आ भी नहीं सकी हैं। उसको रऊफ हसन सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने में, गायब होकर जबरी गुमशुदगी के बाद काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है गुज़श्ता कुछ अरसे में, तो वो इमरान रियाज खान का नाम है। और ज़ाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अब हम में नहीं हैं, उनके नाम का तो मुकाबला मुमकिन है नहीं। खबर यह है कि शहबाज राना साहब ने खबर दी है, इकॉनमी के टॉप रिपोर्टर्स में से एक हैं। उन्होंने खबर दी कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। 50 साल की कम तरीन सतह पर सरमायाकारी का जो हदफ रखा गया था वो था 15.1%, लेकिन सरमायाकारी रही 13.1%। जो सरमाया निकला वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। अब रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी करके बनाई SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक होकर बैठे कि हमें मुल्क में सरमायाकारी लानी है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को फोकस करना है, और उसके बाद मुल्की मईशत को बहरान से निकालना है। इरादा बड़ा ज़बरदस्त। इसके लिए कानून साजी कर ली गई, इसके लिए तैयारी कर ली गई, बॉडी बना दी गई, दोस्त ममालिक से राब्ते बढ़ाए गए, इस सिलसिले में एफर्ट्स की गई। लेकिन नतीजा ये क्यों है? देखिए, जब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स, मुख्तलिफ सरबराहान पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के, ये जब भी ख़ास तौर पर गल्फ़ ममालिक गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी लाना, पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिशें करना, इनमें कामयाबी मिली है। यानी हमने मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स को देखा, गल्फ़ कंट्रीज से पाकिस्तान को मदद मिली है, मुआशी बहरान से निकलने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है, और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने में मदद मिली है। अस्करी क़यादत ने बड़ा काम किया। इमरान खान की हुकूमत में जरदारी साहब बार बार कहते थे ये तो नहीं ला रहा, वो ला रहे हैं, ये तो वो ला रहे हैं, ये बार बार होता था। तो उससे पहले भी हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो अफवाज हैं ये गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब हुआ, UAE हुआ, कुवैत हुआ, दीगर ममालिक हुए, इनसे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक़ात हैं, और हमने मुख्तलिफ मौक़े पर इनकी अफरादी क़ुव्वत के साथ मदद की है। सऊदी अरब में तो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनमें हमारी अफवाज ने बड़ा कलीदी रोल अदा किया है। फिर राहील शरीफ साहब हैं, वहाँ पर जो इस्लामी मुल्कों की एक मुश्तरका मुत्तहिदा फ़ौज है उसकी क़यादत भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स को, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उसे गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, एहतराम और मकाम हासिल है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि लोगों की बहुत से मौक़ों पर
शिकायत सामने आई हैं और अब भी आती रही हैं। हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगे हैं, बार बार लगे हैं, तवील मार्शल लॉ लगे हैं, तो उस पर लोगों को शिकायत हैं, मगर हमारी अस्करी क़यादत कामयाब रही है गल्फ में। अब की बार स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और इतनी तमाम एफर्ट्स, इसके बावजूद भी हुआ क्या कि इस वक्त मुल्क में, शहबाज राणा साहब लिखते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है। शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी का रुझान कम हुआ है और सरमायाकारी की शरह गुज़श्ता 50 साल की आधी सदी की कमतरीन सतह पर पहुंच गई है। ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा आदाद शुमार हैं जो पेश कर दिए गए हैं, और इसमें इस हुकूमत ने, जिन पे ज़ाहिर है कि एतमाद नहीं है, इन्होंने 16 महीने सब ठीक करने के लिए हुकूमत बनाई थी, सब सवा सत्यानाश किया इन लोगों ने, इसलिए ये हाल हुआ। अब तमाम मुआशी फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं होते जब तक मुल्क के सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता, तब तक सरमायाकारी के मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकेंगे। सरकारी आदादोशुमार पर कैपिटा इनकम $1674 फी शख्स जाहिर की गई है। इसमें भी एक काम दिखाया गया है, ये पिछली आबादी के आदादोशुमार पर निकाली गई है। अगर मौजूदा आबादी के आदादोशुमार पर जो 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, तो ये जो $90 का इजाफा बनता है ये भी नहीं बनता। अब सरमायाकारी और बचत का तनासुब भी मतलूबा अहदाफ से कम रहा है। बैरूनी शोबे के बहरान को इसने जन्म दिया है। सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था, 13.1% रही 50 साल की कम तरीन सतह है। आखिरी बार 1973-1974 में सरमायाकारी की शरह 13.2% देखी गई थी। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, इनके दौरान IMF ने पाकिस्तान से सरमायाकारी के अहदाफ के मुतालिक भी सवाल किया है। टैक्स पॉलिसीज में मुसलसल तब्दीलियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ मुतासिबाना रवैये ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सरमायाकारी को कम कर दिया है। मुल्क की पैदावार कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सरमायाकारी में कमी का दूसरा रुख यह है कि इसने अपने वसाइल से इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर में इस्लाहात करने की हुकूमत की सलाहियतों को भी कम कर दिया है। अब जब सरमायाकारी आती है तो ये जो सरमायाकार हैं, ये जो सनती शोबा है, इसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके तहत भी ये काम करते हैं, वो भी कम हो गया है। हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार इसकी वजह से मजीद बढ़ेगा, ये खुलासा। ये खबर आपको न्यूज़ चैनल्स पे नहीं मिल रही। ये खबर न्यूज़ चैनल्स पे हमारे यहाँ जिस तरह चीज़ें कंट्रोल होती हैं या एहतियात से दी जाती है, ये खबर आपको उस पर भी नहीं मिल रही। अखबारों में ये खबर जो है वो मौजूद है। अब पाकिस्तान की इन तमाम एफर्ट्स को इन लोगों ने, जिनमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, इनके इत्तेहादी हैं, हुकूमत में हैं, इन तमाम लोगों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इनकी हुकूमत को लोगों में पजीराई, कबूलियत नहीं मिली। ये जो कबूलियत मकबूलियत वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में एक बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान का शहरी है। लोगों में मकबूलियत, लोगों में कबूलियत दोनों नहीं मिली, इसलिए भी ये हुकूमत नाकाम है। और पाकिस्तान में एक बहरान है। उस बहरान में अगर आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में हर मसले की जड़ है, तो अब तक अदालतों में साबित क्या किया? अब तक अदालतों में दे क्या सके? 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत हो रही है। इद्दत का केस आपको फारिग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वकील साहब इद्दत के केस में अब पेश होने को तैयार नहीं है। इद्दत का केस बना कैसे? जब मोहम्मद हनीफ था तो वकील थे रिजवान अब्बासी, जब खबर फरीद मानेका आ गया तो भी वकील हैं रिजवान अब्बासी। रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो अब अदालत में पेश नहीं हो रहे, और उनके असिस्टेंट से अदालत कह रही है अब आप दलाइल दे दें और ख़त्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने रोक लिया इसको। और रिजवान अब्बासी साहब के बारे में वहाँ पर उस्मान गिल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जब गिरफ्तार हुआ है उसके बाद इसने केस किया है, 5 साल तक तो ये चुप था। तो खबर फरीद मानेका, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि आपको मिसाली बेशर्म इंसान मिलता है, ये पहले चुप था। खबर फरीद मानेका के बारे में उनकी जो साबका साली साहिबा हैं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा, वो भी बताती है ना कि मैं इस पर क्या बात करूं। अब ये कैरेक्टर है तो ये केस फारिग है। साइफर केस आपको नजर आ रहा है कि फारिग हो चुका है, और वहां पर अब हुकूमत तकरीबन हाथ खड़े कर चुकी, भागने की तैयारी। अब जाकर ट्रायल के दौरान मजीद शवाहिद नहीं लाए, अब शवाहिद ला रहे हैं जब अपील में है केस। वो होता भी नहीं है कानून शहादत वाज़े इस सिलसिले में। तो अदालत अब अगर कोई स्पेशल वहां पर
ان کو فیور نہ دے دے تو سائفر کیس کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے تیار ہے، سائفر کیس بھی فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جس کے بارے میں خود وہاں نیب والے مان چکے کہ ذاتی اپنے لیے فائدہ عمران خان صاحب نے نہیں لیا، اب یہ جس کے بارے میں طلال چودھری ہوں یا دیگر لوگ ہوں جو ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان سے جب پوچھا جائے نا عدالت میں کہ ہاں جی وہ جو ملک ریاض برطانیہ میں جائیداد خرید رہا تھا وہ جائیداد کس کی تھی، تو بڑی مشکل سے یہ اس شخص کا نام لیتے ہیں کہ وہ جائیداد جو ہے وہ حسن نواز کی خریدی جا رہی تھی۔ پھر پوچھا جائے یہ حسن نواز کس کا بیٹا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہاں پر ملک ریاض کے پیسے مشکوک تھے، پھر اس کے بعد وہ پیسے پاکستان آئے، پاکستان کے قومی خزانے میں آ گئے، عمران خان نے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا، اور القادر ٹرسٹ وہاں پر یونیورسٹی جو ہے وہ چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، ہمیں اس کی تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ کیس بھی عمران خان پر آپ کو فارغ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ توشہ خانہ کے کیس دبئی میں جس طرح سے انہوں نے اس کی اسسمنٹ کروائی ہے اور جو بندہ ہائر کیا ہے وہ بندہ آٹو پارٹس کا کام کرتا ہے، پارٹ ٹائم میں وہ بندہ جو ہے وہ اسسمنٹ بھی کرتا ہے جیولری کی، یہ ہمیں پتا چلا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو جس جیولری کا آپ الزام لگا رہے ہیں یہ جیولری بھی موجود ہے اور یہ اسسمنٹ بھی غلط ہے۔ اب اس کے مزید کیسز بن چکے ہیں عمران خان صاحب پر، گراف کی گھڑیاں، رولیکس کی گھڑیاں، باقی گھڑیاں، تو یہ کیس بنے چلے جا رہے ہیں عمران خان صاحب پر۔ یہ کیس کس طرح سے چل پائیں گے یہ بھی ابھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن میاں نواز شریف کے معاملے میں، آصف علی زرداری صاحب کے معاملے میں ایک جانب صدارتی استثناء آ جاتا ہے، دوسری جانب کہتا ہے ہمیں اس آدمی پہ کیس نہیں چلانا، اس کی جو گاڑی ہے وہ تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پول سے خریدی تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پول سے گاڑی خریدی گئی کس ریٹ پر؟ ریٹ تھا توشہ خانہ والا۔ تو یہ اگر چیزیں ہوں گی اور اس قدر تعصب والا کیس آپ کو نظر آئے گا تو کیس کیسے چل پائے گا؟ یہ صاف ظاہر ہے ہمارے سامنے۔ مخدوم شہاب اور عمران ریاض کا معاملہ، یہ آخر میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دونوں نے عدالت سے رجوع کیا بیرون ملک سفر کے حوالے سے۔ مخدوم شہاب کو یہ بتا دیا گیا، چھوٹا بھائی ہے، میں آپ کو پورا کیس بتا دیتا ہوں۔ جب مخدوم شہاب پاکستان آئے تھے تو اس روز میری مخدوم شہاب سے بات ہوئی تھی، اسی روز، اور میں نے کہا کیا ہوا، آپ کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا؟ انہوں نے بتایا جی روکا گیا کم و بیش 3 گھنٹے کے لیے، اور مجھے یہ بتا دیا گیا اس روز کہ آپ کا نام اسٹاپ لسٹ پر ہے تو پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ وہاں روکا گیا، کچھ چیزیں پوچھی گئیں اور اس کے بعد بہرحال جانے دیا گیا۔ مخدوم نے بتایا کہ پھر وہ عدالت سے رجوع کریں گے اور رجوع کر کے اپنے نام کے حوالے سے معلوم کریں گے۔ اب ایف آئی نے جواب دیا کہ کسی اسٹاپ لسٹ پر مخدوم شہاب کا نام نہیں ہے، پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں۔ عمران ریاض کے معاملے میں جو ہے وہ مزید رپورٹس طلب کری گئی ہیں۔ عمران ریاض کو پاکستان سے باہر جانے میں پہلے بھی مشکلات کا سامنا رہا ہے، جب عمران ریاض گم شدہ رہے، واپس آئے، عمرے پر جانا چاہتے تھے، یہ تب بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اب بھی اگر آپ مجھ سے میری رائے مانگیں تو مجھے یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ باقی یہ کیس عدالت میں چلے گا اور یہ لڑائی، قانونی لڑائی لڑنی پڑے گی، اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔